Good evening, dear students. Today let us discuss about measurement of power in a single phase. फिर डिस्कस करेंगे measurement of power in three phase और कैलकुलेशन ऑफ पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक का कैलकुलेशन भी सीखेंगे करना। तो शक्ति नापेंगे सिंगल फेस में और थ्री फेस में, और शक्ति गुणांक का कैलकुलेशन करेंगे, तो गणना करेंगे सिंगल फेस में भी थ्री फेस में भी। तो पहले सिंगल फेस एक लोड देख लीजिए। सिंगल फेस लोड के एग्जाम्पल होते हैं आपका जो बल्ब होता है, आपका घर में हीटर यूज करते हैं आप, आपके घर में फ़ैन यूज होता है, आपके घर में ट्यूब रॉड यूज होता है, आपके घर में चार्जर यूज होता है, आपके घर में कूलर यूज होता है। सो ऑल दीज आर सिंगल फेस लोड। तो जो भी घरेलू उपकरण आपके यूज होते हैं ज़्यादातर सिंगल फेस ही होते हैं। तो उनकी पावर नापने के लिए हम क्या करते हैं, वाट मीटर यूज़ करते हैं। तो वाट मीटर आप यूज कर सकते हैं, इंडक्शन टाइप ज़्यादातर यूज होता है, या डायनामोमीटर टाइप। तो डायनामोमीटर टाइप वाट मीटर ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि डायनामोमीटर टाइप वाट मीटर का यूज डीसी में भी हो सकता है, एसी में भी। तो ये सर्किट अगर डीसी होता तो भी नाप सकते थे, एसी है तो भी नाप सकेंगे, इसलिए डायनामोमीटर टाइप वाट मीटर यूज करते हैं। और अगर सर्किट का पावर फैक्टर भी निकालना है तो वाट मीटर के साथ साथ हमको वोल्ट मीटर भी लगाना पड़ेगा और अमीटर भी लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ लगा देते हैं एक सीरीज में अमीटर, यहाँ लगा देंगे सीरीज में अमीटर, और एक लगा देंगे वोल्ट मीटर। चाहे तो यहाँ शुरुआत में आप लगा सकते हैं, चाहे तो लोड के पास लगा सकते हैं, यहाँ पे भी, दोनों में से कोई भी जगह पे आप लगा देंगे तो आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दीजिए, पैरेलल में लगाते हैं वोल्ट मीटर, आपको मालूम है। अमीटर को सीरीज में लगाते हैं, ये भी आपको मालूम है। यहाँ लगा दिया वोल्ट मीटर। अब क्या करेंगे, डायनामोमीटर टाइप वाट मीटर है या इंडक्शन टाइप, इसको कनेक्ट कर देंगे। ये सिंगल फेस एसी सप्लाई है, वन फेज एसी। इसका वाट मीटर का यम सिरा यहाँ होता है, वाट मीटर का यल सिरा यहाँ होता है, वाट मीटर का सी यहाँ होता है, और वाट मीटर का जो वी होता है यहाँ जुड़ता है। तो यम को ला के यहाँ जोड़ दीजिए, ये कनेक्शन हो गया। यल को ला करके यहाँ जोड़ दीजिए, ये कनेक्शन हो गया। तो ये करंट कॉइल कहाँ होगी, यम और यल के बीच में होगी, सी सी। उसके बाद यम और सी को आपस में जोड़ दीजिए, यम और सी को, सी मतलब कॉमन, इसको जोड़ दीजिए आपस में, ऐसे शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। ये जोड़ दिया, यम और सी को जोड़ दिया। इसके बाद सी और बी के बीच में, अब यहाँ पे बी का दो ऑप्शन है, 250 500। तो सिंगल फेज सप्लाई है तो 500 तो नहीं होगा, यहाँ 230 वोल्ट होगा या 220 वोल्ट होगा। सो 250 सफिशियंट। तो यहाँ पे जोड़ेंगे, बी वाला टर्मिनल कहाँ जोड़ेंगे, लाके बी वाला टर्मिनल यहाँ जोड़ देंगे। 500 पे नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये सप्लाई 230 वोल्ट है, तो 230 वोल्ट के लिए 250 वोल्ट की सप्लाई पर्याप्त है टर्मिनल। तो ये कनेक्शन हो गया, वाट मीटर जुड़ गया। अब लोड को ऑन कर देंगे, सिंगल फेज सप्लाई यहाँ जाएगी, पावर जाएगी, लोड जो है पावर का खपत करेगा, जो भी पावर होगी यहाँ पे पी। करंट जाएगी अंदर अमीटर के, इधर से करंट भी जाएगी, मान लीजिए आई करंट जा रही है, वोल्टेज दिया बी, तो ये वोल्ट मीटर नाप लेगा। यहाँ पे बी है वोल्टेज, जो वोल्टेज यहाँ बी दिया है वही वोल्टेज वहाँ भी मिलेगा, क्योंकि करंट कॉइल में वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे बहुत कम होता है, आपको पता है, बिकॉज इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लेस, हेयर वोल्टेज ड्रॉप इज वेरी लेस। तो जो वोल्टेज यहाँ देंगे वही वोल्टेज यहाँ भी मिलेगा। तो ये हो गया कनेक्शन। आप वहाँ ऑन कर दीजिए सप्लाई, जो भी लोड की पावर होगी उसके अकॉर्डिंग ये वाट मीटर क्या करेगा, पावर को मीजर कर देगा। तो ये जो वाट मीटर की यहाँ इंडिकेशन मिलेगा, यहाँ पे जाएगा, मान लीजिए यहाँ गया वाट मीटर का ये रीडिंग, पॉइंटर यहाँ गया, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी इसको डायरेक्ट मान लीजिए, जो भी वैल्यू आएगी उसको सीधे वैल्यू वो पी नहीं होगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर या मल्टीप्लाइंग पावर होता है, यम से उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर ये वैल्यू आएगी पावर की। तो पावर मिल जाएगी, तो जो भी पावर आएगी पी आएगी सपोज, वो पावर हमको मीजर हो गया, यही होती है सिंगल फेज की पावर। तो बहुत आसान है। अब ये पावर हो मीजर हो गया, अब क्या करेंगे, वोल्ट मीटर से वोल्टेज नाप लेंगे, अमीटर से करंट नाप लेंगे। ये पावर होती है P इक्वल टू वी आई कॉस फाई। तो हमको P का मान पता चल गया है, V का मान पता चल गया है। P का मान किसने बताया, हमने आपको बताया था कि वाट मीटर कौन सी पावर नापता है, एक्टिव पावर को नापता है वाट मीटर, एक्टिव पावर को ये नापता है वाट मीटर। तो यहाँ पे P पता है, B पता है, B कौन बताया, वोल्ट मीटर ने बताया B।
आई किसने बताया, आई एमीटर ने बताया। तो इस तरह से cos फाई का कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं, पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। वो होता है P अपान, यहाँ से P अपान वी आई हो जाएगा। P इज नॉन, P पता है, I इज नॉन, V इज नॉन, यहाँ वैल्यू रख दीजिए। पावर फैक्टर इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पावर फैक्टर कैलकुलेट करने का ये तरीका है सिंगल फेज AC में। पावर फैक्टर का एक उपकरण भी आता है जिसको कहते हैं पावर फैक्टर मीटर। तो आप चाहें तो डायरेक्ट पावर फैक्टर मीटर से डायरेक्ट आप पावर फैक्टर नाप सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो इस तरह से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर ये AC की जगह DC होता तो क्या होता, यहाँ cos फाई ना होता, यहाँ पे होता P इक्वल टू वी आई, और ये जो है P इक्वल टू वी आई होता, तो पावर फैक्टर यहाँ नापने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वाट मीटर का कनेक्शन कैसे करेंगे DC में, DC में होता तो प्लस होता, यहाँ माइनस होता इधर नीचे। तो ऐसे ही कनेक्शन DC में भी करते हैं, एम एल सी बी इस तरह से, एम यहाँ, एल इधर, सी यहाँ, बी इस तरह से। तो जो चाहे लोड AC हो या DC हो, ये डायनमोमीटर टाइप अगर वाट मीटर होगा, इफ इट इज डायनमोमीटर टाइप वाट मीटर, जो कि है, दिस इज डायनमोमीटर टाइप वाट मीटर, तो ये नाप सकेगा AC DC दोनों पावर को। तो AC में होगा तो पावर फैक्टर भी निकाल सकेंगे। DC में पावर फैक्टर जो होता है हमेशा, इन DC cos phi is always 1, so no need to calculate power factor in DC। AC में कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से सिंगल फेस हो गया। सिंगल फेस घरेलू उपकरणों में सिंगल फेस में पावर होती है, लेकिन जो डोमेस्टिक, जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होते हैं, कमर्शियल, जो जहाँ भारी मात्रा में पावर होती है, वहाँ थ्री फेस पावर होती है। जनरली लोड थ्री फेस होते हैं। तो थ्री फेस लोड आपको पता है, थ्री फेस इंडक्शन मोटर, ये थ्री फेस लोड है। थ्री फेस ट्रांसफार्मर, वो भी थ्री फेस लोड ही कह सकते हैं, ये भी थ्री फेस लोड ही है, क्योंकि ट्रांसफार्मर से बाहर लोड बहुत से लगे होंगे। थ्री फेस हीटर, ये भी लोड है। थ्री फेस सिंक्रोनस मोटर, ये भी लोड है। तो थ्री फेस बल्ब हो सकते हैं, स्टार में या डेल्टा में कनेक्टेड हो सकता है, तीन बल्ब को जोड़ के हम थ्री फेस लोड बना सकते हैं। तो थ्री फेस लोड जो है उसको, उसका पावर मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी तीन विधियां हैं। वी हैव थ्री मेथड्स, 1 वाट मीटर मेथड, 2 वाट मीटर मेथड एंड 3 वाट मीटर मेथड। ये तीन विधियां हैं थ्री फेस में पावर को मेजर करने की। तो वाट मीटर ये है, आपको पता है ये वह क्या है, ये वाट मीटर। तो थ्री फेस की पावर नापने की तीन विधि है। एक विधि में 1 वाट मीटर की आवश्यकता होती है। 2 वाट मीटर मेथड में कितने वाट मीटर की जरूरत पड़ती है, 2। 3 वाट मीटर मेथड में कितने वाट मीटर की जरूरत पड़ती है, 3। इसी तरह के 3 वाट मीटर की। तो इनके बारे में अब डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्या हैं, कैसे यूज करते हैं हम। 1 वाट मीटर मेथड, 2 वाट मीटर मेथड और 3 वाट मीटर मेथड। पहले डिस्कस करेंगे 1 वाट मीटर मेथड। जैसा कि इसका नाम है, इस मेथड में कितने वाट मीटर की आवश्यकता पड़ेगी, 1, ओनली 1। और थ्री फेस की पावर 1 वाट मीटर से नाप सकेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि थ्री फेस की पावर को 1 वाट मीटर से हम नाप सकते हैं आसानी से। लेकिन ऐसा कब होता है, तो इस मेथड का उपयोग कहाँ कर सकते हैं, इस मेथड का उपयोग कर सकते हैं, उसकी दो कंडीशन है। पहली, बैलेंस्ड सिस्टम होना चाहिए, बैलेंस्ड सिस्टम। बैलेंस्ड सिस्टम का मतलब सोर्स बैलेंस्ड होना चाहिए और लोड बैलेंस्ड होना चाहिए, दोनों बैलेंस्ड होना चाहिए। सोर्स बैलेंस्ड, लोड बैलेंस्ड, दोनों बैलेंस्ड होना चाहिए। पहले देखिए लोड बैलेंस्ड किसको कहते हैं। ये लोड है, तो लोड बैलेंस्ड तब कहलाता है जब तीनों फेज में जो इम्पीडेंस होता है इक्वल होता है। लोड बैलेंस्ड कब होता है, जब तीनों फेज का इम्पीडेंस इक्वल होता है, प्रतिबाधा बराबर होती है, और दूसरा नेचर सेम होता है इनके, नेचर सेम। नेचर सेम का मतलब अगर ये रजिस्टिव है तो तीनों में रजिस्टिव होना चाहिए, तीनों रजिस्टिव लोड होने चाहिए। अगर ये इंडक्टिव है, ये लोड अगर इंडक्टिव है इस फेज का, मान लीजिए आर है, ये वाई है, ये बी है, आर फेज का इंडक्टिव है तो तीनों फेज का इंडक्टिव होना चाहिए।
अगर आर फेज का लोड जो है वो कैपेसिटिव है तो तीनों फेज का जो लोड है वो कैपेसिटिव होना चाहिए, तब उसको कहेंगे नेचर सेम। तो इम्पीडेंस सेम होना चाहिए, जैसे 10 ओम अगर है तो 10 ओम तीनों का होना चाहिए प्रतिबाधा, और कैपेसिटिव हो तो तीनों का कैपेसिटिव हो, इंडक्टिव हो तो तीनों का इंडक्टिव हो, रजिस्टिव हो तो तीनों का रजिस्टिव हो, तो उसको कहते हैं बैलेंस्ड लोड। सोर्स बैलेंस्ड कब होगा? सोर्स बैलेंस्ड तब होगा जब तीनों फेज का वोल्टेज बराबर हो। 415 वोल्ट अगर यहाँ है लाइन में तो 415 वोल्ट यहाँ भी होना चाहिए और 415 वोल्ट यहाँ भी होना चाहिए। तीनों फेज का वोल्टेज एग्जैक्टली इक्वल हो और उनके बीच में एंगल बराबर बराबर हो, मतलब 120 डिग्री के अंतर पे हो, 120 डिग्री का फेज डिफरेंस हो, तो उसको कहते हैं बैलेंस्ड सोर्स। तो सिस्टम बैलेंस्ड होगा जब सोर्स बैलेंस्ड होगा, लोड भी बैलेंस्ड होगा। तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी 1 वाट मीटर मेथड का उपयोग हम कर सकेंगे। और दूसरा, जनरली इसका उपयोग स्टार कनेक्टेड लोड में होता है, स्टार कनेक्टेड विथ न्यूट्रल, विथ न्यूट्रल, न्यूट्रल भी रहना चाहिए क्योंकि हमको सिंगल फेज की पावर नापनी है, तो न्यूट्रल नहीं रहेगा तो पोटेंशियल कॉइल को कहाँ जोड़ेंगे। तो जनरली स्टार में यूज होता है, डेल्टा में इसका उपयोग बहुत कम होता है क्योंकि डेल्टा में फेज में इसको जोड़ पाना वाट मीटर को बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए इसका उपयोग ज़्यादातर स्टार कनेक्टेड विथ न्यूट्रल में होता है। तो इसका मतलब है 3 फेज 4 वायर, 3 फेज 4 वायर। 4 वायर जो होता है, एक तो 3 ये लाइन होती है, 1 वायर, 2 वायर, 3 वायर, और एक जो होता है न्यूट्रल, उसको कहते हैं 4th वायर, वही होता है। तो यहीं जनरली इसका यूज करते हैं। ये मेथड इस सिद्धांत पे वर्क करता है कि तीनों फेज की पावर जो होंगी वो इक्वल होंगी, क्योंकि लोड बैलेंस्ड है और सोर्स भी बैलेंस्ड है। सो पावर इन ऑल 3 फेज, पावर इन ऑल फेज आर इक्वल। अगर बराबर हैं तो किसी एक फेज की पावर को नाप लेंगे और उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो टोटल पावर पता चल जाएगी। तो इसमें यही सिद्धांत यूज होता है। तो क्या करेंगे, पावर पर फेस नाप लेंगे, पावर पर फेस जो भी होगा एक फेस की पावर नाप लेंगे, उसमें 3 से गुणा कर देंगे, तो यही हो जाएगी टोटल पावर। तो क्या करते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया 1 वाट मीटर मेथड, जैसे सिंगल फेस में पावर को नापा, एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ नापते हैं। क्या करते हैं, करंट कॉइल को क्या करेंगे, सीरीज में जोड़ देंगे किसी लाइन में। जैसे ये आर लाइन में जोड़ दिया गया है करंट कॉइल को सीरीज में, ये दिस इज एम, दिस इज यल, इस तरह से जोड़ दिया। जरूरी नहीं आर में ही जोड़ा जाए, वाई में भी जोड़ा जा सकता है, बी में भी जोड़ा जा सकता है, हमको एक फेस की पावर को नापनी है। और ये है सी और ये पॉइंट है बी। इस तरह से जोड़ दिया तो हम क्या करके इसको जोड़ करके सप्लाई जब ऑन करेंगे तो ये पावर नापेगा वाट मीटर। किस फेस की नापेगा, आर फेस की। और तो क्या करेंगे, जो भी पावर नापेगा उसमें हम 3 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा टोटल पावर। टोटल पावर कितना हो जाएगी, टोटल पावर जो होगी 3 टाइम्स पी। इसकी पावर मान लीजिए नापता है ये पी, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 3 इंटू पी। इस तरह से टोटल पावर मिल जाएगी। अगर हम वाई फेस में इसी को जोड़े होते तो क्या होता, तो कोई फर्क ना पड़ता, वाई फेस में जोड़ के भी निकालेंगे तो भी वही आएगा। अगर बी फेस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, तब भी वही आएगा। बी फेस की पावर नापेगा पी और उसमें टोटल पावर में निकल जाएगी, 3 से गुणा कर देंगे। लेकिन ये सिद्धांत तब तक वैलिड है जब तक कि बैलेंस्ड है। अगर अनबैलेंस्ड होगा तो इसकी पावर इस फेस की अलग हो जाएगी P1, इस फेस की पावर अलग हो जाएगी P2, इस फेस की पावर अलग हो जाएगी P3। तो जो हम ये 3 इंटू पी कर रहे हैं, फिर ये फार्मूला गलत हो जाएगा, इट इज़ रॉन्ग। तो इसलिए ये बैलेंस्ड कंडीशन में ही लगता है, ये 1 वाट मीटर मेथड तभी लगता है जब बैलेंस्ड हो। अनबैलेंसिंग होने पे ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों फेस की पावर अलग अलग हैं, P1 है, P2 है, P3 है। तो इस तरह से 3 से गुणा करके जो निकाल रहे हैं मल्टीप्लाई करके, ये फिर गलत हो जाएगा। इसलिए 1 वाट मीटर मेथड का यूज अनबैलेंस्ड लोड में, अनबैलेंस्ड सिस्टम में,
अगर सिस्टम अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस सिस्टम का मतलब अगर सोर्स अनबैलेंस्ड है या लोड अनबैलेंस्ड है तो ये वाट मीटर 1 वाट मीटर मेथड फेल हो जाएगा, वहाँ काम नहीं करेगा। यही इसका दोष है, यही इसका डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि 3 फेज की पावर को आप केवल 1 वाट मीटर से मीजर कर सकते हैं, यू नीड ओनली 1 वाट मीटर, और 2 वाट मीटर की सेविंग हो गई, यू सेव्ड 2 वाट मीटर्स। तो ये एडवांटेज है इसका सबसे बड़ा। डिसएडवांटेज क्या है कि ये अनबैलेंस्ड पे लागू नहीं है, जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे। अनबैलेंस्ड अगर होगा तो ये उस पर लागू नहीं होगा क्योंकि पावर अलग अलग होगी तीनों फेस की। अब अगला है 3 वाट मीटर मेथड। 3 वाट मीटर मेथड, अभी 2 वाट मीटर मेथड के बारे में बात करेंगे बाद में, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा यूज होता है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इसमें कितने वाट मीटर की आवश्यकता पड़ती है? 1, 2 एंड 3। यू नीड 3 वाट मीटर्स, नाम ही है इसका 3 वाट मीटर मेथड, इसका मतलब इसमें लगते हैं 3 वाट मीटर। तो इनका उपयोग कहाँ करते हैं? इनका उपयोग कहीं भी आप कर सकते हैं, किसी टाइप के लोड में, बैलेंस्ड प्लस अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड हो सिस्टम या अनबैलेंस्ड हो सिस्टम, सब जगह यूज हो जाता है ये। बैलेंस सिस्टम हो या अनबैलेंस सिस्टम हो, सब जगह। दूसरा, स्टार हो या डेल्टा हो, यहाँ भी लग जाएगा, चाहे स्टार कनेक्टेड लोड हो जैसे यहाँ है, या डेल्टा कनेक्टेड लोड हो, वहाँ भी यूज हो जाएगा। तीसरा, 3 फेस 3 वायर हो या 3 फेस 4 वायर हो, तो ये हर जगह लगता है, कहीं भी लगा दीजिए। हालांकि इसका उपयोग सबसे ज़्यादा यहाँ होता है 3 फेस 4 वायर में, क्योंकि बाकी जगह पे तो 2 वाट मीटर मेथड से हम काम कर सकते हैं, यूज होता है 2 वाट मीटर मेथड पर्याप्त है। तो अगर 3 फेस 4 वायर सिस्टम रहता है और अनबैलेंस्ड रहता है और न्यूट्रल में करंट भी रहती है, तो जनरली ये तभी 3 वाट मीटर मेथड का उपयोग ज़्यादातर वहीं करते हैं, यहीं पे ज़्यादातर करते हैं। बाकी कर सकते हैं कहीं पे भी, 3 वाट मीटर मेथड का उपयोग कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन यूज ज़्यादातर यहाँ करते हैं। तो कैसे करते हैं देखिए, आपके पास 3 वाट मीटर हैं और लाइन भी 3 है, 3 लाइन है। तो एक लाइन है ये आर, ये लाइन है मान लीजिए वाई लाइन है, ये बी लाइन है। तो इसमें वाट मीटर में 2 कॉइल होती है, आपको पता है, एक होती है करंट कॉइल, दूसरी होती है पोटेंशियल कॉइल। तो करंट कॉइल कितनी है अपने पास? 3 है। पोटेंशियल कॉइल कितनी है अपने पास? वो भी 3 है। तो क्या करेंगे, कैसे कनेक्शन करेंगे? तो देखिए, अगर न्यूट्रल प्रेजेंट है, जैसे 3 फेस 4 वायर सिस्टम है, इसको बोलते हैं 3 फेस 4 वायर, मतलब 3 लाइन 1 न्यूट्रल। 3 फेस 4 वायर मतलब 3 लाइन होगी और एक 1 न्यूट्रल, तो इसको कहते हैं 3 फेस 4 वायर। तो यहाँ 3 फेस 4 वायर ही है। तो क्या करते हैं, करंट कॉइल को लाइन में लगा देंगे, 3 करंट कॉइल हैं, एम एल सी, वी वाला टर्मिनल यहाँ देखिए न्यूट्रल पे लाए हैं। दूसरा, ये पहला वाट मीटर जुड़ गया, दूसरा वाट मीटर लगा देंगे दूसरी लाइन में, लगा देंगे वाई में। तो वाई में कैसे लगाएंगे देखिए, इस सिरे पे यहाँ पे एम, यहाँ पे एल, यहाँ पे सी, यहाँ पे बी। तीसरा वाट मीटर को लगा दिया बी लाइन में, यहाँ पे एम, यहाँ पे एल, यहाँ पे सी और यहाँ पे बी। तो तीनों का बी वाला जो टर्मिनल है, दूसरा सिरा उसका ले जाके न्यूट्रल पे जोड़ दिया, क्योंकि न्यूट्रल अवेलेबल है तो इसलिए जोड़ दिया। अगर न्यूट्रल ना होता, मान लीजिए सपोज ये तार ना होता न्यूट्रल, तो क्या करते, तीनों का ये जो टर्मिनल है बी वाला कॉमन, इसको पकड़ के एक जगह जोड़ देते, ये ऐसा करते। न्यूट्रल ना होता तब, अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल पे ही ले जाके जोड़ेंगे, अगर न्यूट्रल नहीं है तो तीनों का ये वाला सिरा आपस में जोड़ देते हैं। इस तरह से 3 वाट मीटर का कनेक्शन हो जाता है। अब क्या करेंगे, सप्लाई को ऑन करेंगे, 3 फेज सप्लाई। तो 3 फेज सप्लाई को ऑन करेंगे तो क्या होगा, तीनों वाट मीटर अपना अपना जो है
फेस की पावर रीड करेंगे, तीनों फेस की पावर अपनी अपनी रीड करेंगे। तो टोटल जो पावर होगी P वो होगी पहले वाट मीटर की रीडिंग प्लस दूसरे वाट मीटर की रीडिंग प्लस तीसरे वाट मीटर की रीडिंग का फेजर सम, बीजगणितीय योग होगा, बीजगणितीय योग, अलजेब्रेइक सम होता है, अलजेब्रेइक सम, फेजर सम या अलजेब्रेइक सम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पहले वाट मीटर की मान लीजिए वैल्यू इधर गई, तो पहले वाट मीटर की वैल्यू लेंगे प्लस 100, मान लीजिए 100 इधर गया। दूसरा वाट मीटर का मान लीजिए उधर ना जा करके पॉइंटर जा रहा है निगेटिव में, तो उसका लेंगे माइनस में। तीसरे वाट मीटर का भी मान लीजिए जा रहा है पॉजिटिव में जा रहा है 200, तो माइनस वाले का कैसे निकालेंगे अभी बताएंगे। तो तीसरे वाले का लेंगे प्लस 200। तो जिसका जिसका धन गया उसका धन लिया, जिसका उल्टा गया उसका क्या करेंगे। तो इसका वैल्यू कितना है कैसे पता चलेगी? तो इसके लिए क्या करते हैं कि जैसे इसका उल्टा जा रहा है तो इसका जो पोटेंशियल कॉइल का सिरा है उसको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। पोटेंशियल कॉइल के जो टर्मिनल्स हैं उसको क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, यानी बी वाला सिरा यहाँ जोड़ देंगे और ये जो सी वाला सिरा है यहाँ जोड़ देंगे। तो ये रीडिंग आ जाएगी धन, मान लीजिए धन आती है, रीडिंग धन जो भी आएगी मान लीजिए इधर को आती है 100। तो चूंकि हमने उल्टा जोड़ा है तब आया है, इसीलिए इसको धन नहीं लेंगे, इसको ऋण लेंगे, -100 करेंगे। तो ये बीजगणितीय योग का मतलब ये है, अगर तीनों का इधर जा रहा है तो तीनों का प्लस प्लस हो जाएगा, जिसका इधर को जा रहा है उल्टा डायरेक्शन में उसकी पोटेंशियल कॉइल का सिरा उल्टा जोड़ करके वैल्यू लेंगे प्लस में और उसको माइनस कर देंगे। ये करते हैं। चाहें तो हम करंट कॉइल के टर्मिनल भी इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे यल वाला सिरा उल्टा यहाँ जोड़ दें और यम वाला यहाँ जोड़ देंगे, तो भी इसकी वैल्यू जो है माइनस की जगह पे प्लस आएगी। और लेकिन वो वैल्यू हम चूंकि टर्मिनल इंटरचेंज करके ले रहे हैं इसलिए वैल्यू हमेशा माइनस में लेंगे। तो जो वाट मीटर का उल्टा भागेगा उसका जो वैल्यू है उल्टा उसको माइनस में लेंगे, उसका टर्मिनल को, उसके टर्मिनल को या तो पोटेंशियल कॉइल के टर्मिनल को इंटरचेंज करके लेंगे रीडिंग, या तो करंट कॉइल के टर्मिनल को इंटरचेंज करके रीडिंग लेंगे। तो वो जो रीडिंग देगा धन में उसको ऋण साइन के साथ, ऋण चिन्ह के साथ लेंगे। इस तरह से तीनों वाट मीटर मिल करके क्या करेंगे, टोटल पावर को मेजर कर लेंगे। तो ये टोटल पावर इस तरह से मिल जाएगी। तो ये है 3 वाट मीटर मेथड। इसका उपयोग जनरली 3 फेस 4 वायर सिस्टम में करते हैं, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि बाकी जगह 2 वाट मीटर पर्याप्त है, वहाँ बाकी जगह पे 2 वाट मीटर मेथड का उपयोग ज़्यादा करते हैं। तो ये डेल्टा में भी यूज कर सकते हैं, अगर ये लोड स्टार में है, ये लोड अगर डेल्टा में होता तो भी यूज कर सकते थे। क्या करते, 3 लाइन होती, न्यूट्रल ना होता तो तीनों लाइन में जोड़ देते, पोटेंशियल कॉइल के सिरे जो यहाँ आते, तो न्यूट्रल ना होता तो क्या करते, इनको तीनों को आपस में यहाँ ऐसे जोड़ देते, इस तरह से कनेक्शन हो जाता है। 3 वाट मीटर मेथड इस तरह से वर्क करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो है 2 वाट मीटर मेथड। इसमें कितने वाट मीटर की ज़रूरत पड़ेगी, 2। तो इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड हो या अनबैलेंस्ड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्टार कनेक्टेड हो या डेल्टा कनेक्टेड हो लोड, सब जगह यूज कर सकते हैं। स्टार कनेक्टेड में भी कर सकते हैं और डेल्टा कनेक्टेड में भी कर सकते हैं। 3 फेस 3 वायर में ही जनरली करते हैं। अगर 3 फेस 4 वायर है, इन केस अगर 3 फेस 4 वायर है तो न्यूट्रल अगर है तो न्यूट्रल को या तो उसमें करंट ना हो, न्यूट्रल में करंट 0 होनी चाहिए। अगर नहीं है 0 तो न्यूट्रल को खोल देते हैं, फिर ओपन कर देंगे न्यूट्रल को, लोड से इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, सोर्स को लोड से, तब इस वाट मीटर मेथड का यूज करते हैं। इसलिए ये ध्यान रहे कि लोड में, न्यूट्रल में करंट नहीं बहनी चाहिए, अगर बहेगी तो ये विधि जो है एरर आएगी, इसमें सही वैल्यू नहीं आएगा। तो ये कहाँ यूज होता है ये आपको मालूम चल गया। बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, स्टार, डेल्टा, 3 फेस 3 वायर, 3 फेस 4 वायर में भी हो सकता है, लेकिन जो चौथा वायर है उसमें करंट नहीं होनी चाहिए, न्यूट्रल में, न्यूट्रल करंट 0 होनी चाहिए। अगर नहीं 0 है तो इसको खोल दीजिए,
न्यूट्रल खोल दीजिए तो ये इस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, कनेक्शन कैसे करेंगे, आपको मालूम है हमारे पास वाट मीटर कितने हैं, 2 हैं। तो करंट कॉइल कितनी है, 2। पोटेंशियल कॉइल कितनी है, 2। लाइन कितनी है अपने पास, लाइन है 3। तो क्या करेंगे, एक लाइन तो हमारे पास ऐसी रहेगी जहां हम करंट कॉइल नहीं लगा सकते, तो करंट कॉइल को किन्हीं 2 लाइन में जोड़ देंगे। तो पहली करंट कॉइल को जोड़ दिया हमने आर फेस में, एम यहाँ जोड़ दिया, एल यहाँ जोड़ दिया, तो करंट कॉइल जुड़ गई। करंट कॉइल कैसे होती है ये आपको पता है, यहाँ और यहाँ के बीच में होती है, 2 करंट कॉइल हैं, इनके बीच में होती है करंट कॉइल, ये ऐसे। एम और एल यहाँ जोड़ दिया, दूसरा वाट मीटर की लगा दिया है वाई लाइन में, एम दिस इज एल, वाई लाइन में जोड़ दिया। जरूरी नहीं है आर और वाई में ही जोड़ा जाए, आप चाहें तो आर और बी में जोड़ सकते हैं, आप चाहें तो बी और वाई में जोड़ सकते हैं, बट किन्हीं 2 लाइनों में जोड़ना पड़ेगा। तो ये हमने मान लीजिए आर और वाई में जोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शर्त यह है कि जिसमें भी जोड़ेंगे पोटेंशियल कॉइल का एक सिरा वहीं जोड़ेंगे, जैसे सी, तो एक सिरा तो सी वहीं जुड़ेगा, तो यहाँ भी सी यहाँ जुड़ेगा। अगर करंट कॉइल जहाँ लगाया है तो पोटेंशियल कॉइल का एक सिरा तो वहीं जुड़ेगा। तो पोटेंशियल कॉइल कैसे होती है ये आपको पता है, ये ऐसे कहाँ होती है, किसके किसके बीच, सी और बी के बीच में होती है। तो ये 3 फेस है तो हो सकता है वोल्टेज 250 से ज़्यादा हो, तो ये वाला रेंज सेलेक्ट करिए। तो पोटेंशियल कॉइल यहाँ है कॉमन, और 500 वोल्ट के बीच में लगा दीजिए। एम और सी को आपस में जोड़ दीजिए, एम और सी को आपस में जोड़ दीजिए, और वी वाला टर्मिनल दो ले जा करके वहाँ जोड़िए जो लाइन खाली है। कौन सी लाइन खाली है, बी। तो इस तरह से कनेक्शन हो गया। तो आप चाहें तो इसका कनेक्शन आर और बी में जोड़ सकते हैं। तो पोटेंशियल कॉइल कहाँ जाएगी, दूसरा सिरा वाई पे। अगर वाई और बी में जोड़ेंगे करंट कॉइल को तो पोटेंशियल कॉइल का दूसरा सिरा कहाँ जाएगा, आर पे। तो जो लाइन खाली रहेगी, कौन सी लाइन खाली है, बी लाइन खाली है, तो पोटेंशियल कॉइल का दूसरा सिरा दोनों का वहीं जाएगा, दोनों का वहीं जाएगा। अगर वाई लाइन खाली होता तो पोटेंशियल कॉइल का एक सिरा कहाँ जुड़ता, आर में, और बी में दूसरा कहाँ जुड़ता, वाई। अगर मान लीजिए वाई और बी में हम जोड़े होते तो पोटेंशियल कॉइल का दूसरा सिरा कहाँ जाता, आर में। तो ये इस तरह से आपको कनेक्शन करना आ गया, आपने कनेक्शन कर दिया। अब ऑन कर दीजिए, ऑन कर देंगे तो क्या होगा, वोल्टेज अप्लाई हो जाएगा तीनों फेस में, तीनों फेस में करंट जाएगी, तीनों फेस में करंट गई, तीनों फेस में पावर होगी। पावर जो भी होगा दोनों वाट मीटर मिल करके क्या करेंगे, टोटल पावर को रीड कर लेंगे। दोनों वाट मीटर की रीडिंग जो होगी W1 प्लस W2, इसका फेजर सम, ध्यान रहे फेजर सम, अरिथमेटिक सम नहीं। फेजर सम का मतलब आपको बता दिया हूं। अगर W1 पॉजिटिव है तो इसको ले लीजिए धन 500, और W2 अगर निगेटिव है तो उसको ले लीजिए ऋण 300। निगेटिव की पहचान क्या है, उसका टार्क उल्टा लगेगा, वो जाएगा उल्टा दिशा में। ये मान लीजिए 300 आ रहा है, ये आ रहा है 500, तो इसका धन क्यों लिया, क्योंकि इसका टार्क धनात्मक गया है। इसको ऋण क्यों लिया है, क्योंकि इसका जो है टार्क ऋणात्मक है, पॉइंटर उल्टा जा रहा है। तो जिसका उल्टा जाएगा उसका कैसे रीडिंग लेंगे हमने बता दिया है। ये जो है पोटेंशियल कॉइल है, इसको इंटरचेंज कर दीजिए टर्मिनल, जो वी वाला यहाँ जोड़े हैं। मान लीजिए इसका जा रहा है -300 जा रहा है, तो माइनस जिसका जा रहा है तो माइनस निकालेंगे कैसे, प्लस कैसे निकालेंगे। तो ये जो है सी वाला टर्मिनल यहाँ लगा दीजिए, और बी वाला टर्मिनल खोल करके यहाँ लगा दीजिए, तो ये वैल्यू आएगी प्लस प्लस में आ जाएगा, फिर टार्क की दिशा उल्टा हो जाएगी और ये देगा इधर को। लेकिन हमने चेंज करके किया है, इसलिए इसका वैल्यू निकाल के उसको लेंगे, ऋण चिन्ह के साथ लेंगे। अगर इसमें उल्टा जा रहा है, मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाला जा रहा है -200 और दूसरा वाला जा रहा है +400। तो जिसका +400 जा रहा है वो तो इधर ही जाएगा, आप रीड कर लीजिए। इसका उल्टा जा रहा है तो क्या करेंगे, इसका सी वाला टर्मिनल खोलेंगे यहाँ से और यहाँ लगा देंगे बी में, और बी वाला टर्मिनल यहाँ से खोल के यहाँ पे लगा देंगे सी में। तो ये टार्क सी देगा, फिर टार्क देगा पॉजिटिव में, इधर को देगा, फिर उसको लेंगे ऋण चिन्ह के साथ, क्योंकि हमने टर्मिनल इंटरचेंज करके निकाला हुआ है। आप चाहें तो करंट कॉइल के सिरे भी इंटरचेंज करके निकाल सकते हैं। जैसे ये माइनस में जा रहा है, अगर -200 जा रहा है तो माइनस में जा रहा है, तो सी और वी चेंज ना करके
यल को यहाँ जोड़ दीजिए और यम को वहाँ जोड़ दीजिए, तो भी टार्क जो है पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ इसको ऋण चिन्ह के साथ ले लीजिए। तो ये तरीके हैं। तो वाट मीटर की अगर रीडिंग निगेटिव जा रही है तो उसको पॉजिटिव करने का ये तरीका है। ये कनेक्शन इस तरह से हो गया। अब दोनों मिल करके पूरी वैल्यू रीड कर लेंगे 2 वाट मीटर मेथड में। ये डेल्टा कनेक्टेड है, देख लीजिए। तो स्टार कनेक्टेड होगा या डेल्टा कनेक्टेड होगा कोई फर्क नहीं पड़ता। एम एल सी बी, एम, दिस इज एल, दिस इज सी, दिस इज वी, दोनों का भी यहाँ ला के जोड़ दिया तो ये कनेक्ट हो गया। अब लोड डेल्टा में है तो भी पावर नाप लेगा। दोनों वाट मीटर की रीडिंग ले लीजिए, W1 प्लस W2, दोनों का फेजर सम कर दीजिए, जो भी आएगा वही हो जाएगा टोटल पावर। फेजर सम का मतलब अलजेब्रेइक सम। अलजेब्रेइक सम का मतलब है दोनों उनका चिन्ह लिया जाएगा। अगर दोनों का चिन्ह धन धन है तो जोड़ देंगे, जिसका ऋण रहेगा उसका घटा देंगे। इस तरह से 2 वाट मीटर मेथड में ये होता है। तो बैलेंस्ड हो या अनबैलेंस्ड हो, दोनों दशाओं में दोनों वाट मीटर मिल करके पावर को नाप लेंगे। मान लीजिए W1 है या W2 है, चलिए निकालते हैं कितना पावर होगी, कितना दोनों वाट मीटर अलग अलग कितना रीड करेंगे। ये कनेक्शन आपको पता है कैसे किया जाएगा। एम एल सी, यहाँ लगा दिया बी, इसका एम, दिस इज एल, दिस इज सी, दिस इज बी, जोड़ दिया इस तरह से। अब फेजर डायग्राम चलिए ड्रा करते हैं। आर फेस ये है, मान लीजिए आर फेस है, ये मान लीजिए ये है वाई फेस है, ये मान लीजिए बी फेस है। तो आर फेस का फेज वोल्टेज देखिए ये है, देखिए आर फेस का फेज वोल्टेज क्या है, वी आर एन। ये ड्रा कर लिया वी आर एन का फेजर। वाई फेस का फेज वोल्टेज क्या है, वी वाई एन। वी वाई एन देखिए ये है वी वाई एन। ये जो वी वाई एन है ये आर फेस के फेज वोल्टेज से 120 डिग्री लैग करेगा। बैलेंस कंडीशन में एज्यूम कर रहे हैं, अंडर बैलेंस कंडीशन। और बी फेस का जो फेज वोल्टेज है वी बी एन, ये वाई फेस से लैग करेगा 120 डिग्री। ये एंगल भी 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ये है वी बी एन। तो तीनों फेज के फेज वोल्टेज जो हैं उनके बीच में कितने कोण हैं, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये तीनों फेज के फेज वोल्टेज ड्रा हो गए। ये तीनों फेज के फेज वोल्टेज को हमने सर्कल में कर दिया है। आर फेस 1, वाई फेस 2 एंड बी फेस 3। इनकी फेस करंट को ड्रा करिए जरा। इनकी फेस करंट जो है आई आर, इधर आएगी तो फेस करंट होगी, आई वाई यहाँ आएगी तो फेस करंट होगी, और आई बी यहाँ होगी तो फेस करंट होगी। तो आई आर जो है ये अपने फेज वोल्टेज से इसको लैग करा दीजिए आई आर, ये आई आर हो गया। तो मान लीजिए कि फेज करंट जो है अपने फेज वोल्टेज से मान लीजिए कि फाई एंगल से लैग करती है। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा फाई। ये लोड मानते हुए कि लोड इंडक्टिव है। लोड अगर रजिस्टिव होता तो ये जो आई आर है कहाँ होता, ये आई आर जो होता अपने फेज वोल्टेज के साथ में फेज में होता। अगर लोड कैपेसिटिव होता तो आई आर किधर होता, लोड कैपेसिटिव मान लें 1 मिनट के लिए। कैपेसिटिव लोड होता तो आई आर किधर होता, अपने फेज वोल्टेज से फाई एंगल से लीड करता। तो ये लोड जो है हम इंडक्टिव मान रहे हैं क्योंकि अधिकांश लोड इंडक्टिव होते हैं, तो इसलिए ये हम ऐसा मान रहे हैं। मोस्ट ऑफ द लोड्स आर इंडक्टिव इन नेचर, सो लेट अस अज्यूम दिस लोड इज इंडक्टिव। सो आई आर जो है ये है आई आर, ये अपने फेज वोल्टेज से क्या कर रही है, फेज वोल्टेज से ये फाई एंगल से पश्चिगामी है, लैग कर रही। आई वाई देखिए ये अपने उसी तरह फेज वोल्टेज से आई वाई अपने फेज वोल्टेज से फाई एंगल से ये भी लैग कर रही है। बैलेंस कंडीशन है तो जितना वो लैग कर रही है उतना ये भी लैग करेगा, पश्चिगामी है। आई बी, ये आई बी है, बी फेज की फेज करंट है, अपने फेज वोल्टेज, इसका फेज वोल्टेज क्या है वी बी एन। तो आई बी अपने फेज वोल्टेज से लैग कर रही है, पश्चिगामी है, कितना एंगल से, फाई एंगल से। ये दिस एंगल इज फाई। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। क्या बना दिया हमने, फेजर डायग्राम, किसका, फेज वोल्टेज और फेज करंट का। फेज वोल्टेज वी आर एन, उसकी फेज करंट आई आर।
फेज वोल्टेज वी बी एन, उसकी फेज करंट आई वाई, फेज वोल्टेज वी बी एन, उसकी फेज करंट आई बी, वी वाई एन की फेज करंट आई वाई, वी बी एन की फेज करंट आई बी। ये बन गया फेज वोल्टेज और फेज करंट का फेजर डायग्राम। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, हमने फेजर डायग्राम बना दिया। फेजर डायग्राम क्यों बना दिया अभी आपको पता चल जाएगा। अब हम रीडिंग निकालने जा रहे हैं कि वाटमीटर W1 कितना रीड करेगा। W1 की रीडिंग, इसकी रीडिंग कितनी होगी, ये W1 है, ये कितना रीड करेगा, ये रीड करेगा कि इसकी वोल्टेज कितना है, करंट कितना है और फेज डिफरेंस कितना है उनके बीच में, ये यही रीड करेगा। वी आई कास फाई रीड करेगा। वी क्या है, इसकी लाइन वोल्टेज में, इसकी जो पोटेंशियल कॉइल में वोल्टेज कितना है। पोटेंशियल कॉइल में देखो, पोटेंशियल कॉइल कहाँ जुड़ी है, इसकी पोटेंशियल कॉइल कहाँ जुड़ी है, आर और बी के बीच में। तो ये इसका वोल्टेज हो जाएगा वी आर बी, ये है वोल्टेज, इसकी पोटेंशियल कॉइल में इतना वोल्टेज है, इनटू इसकी करंट कॉइल में देखिए करंट कितनी जा रही है, इसकी करंट कॉइल कहाँ है, ये है करंट कॉइल, ये है, इसमें करंट कितनी है आई आर, इंटू आई आर इंटू कॉस, इनके बीच में एंगल, किनके बीच में, वी आर बी और आई आर के बीच में एंगल, कॉस ऑफ एंगल, ये फाई क्या है, इनके बीच में एंगल है, एंगल बिटवीन वी आर बी एंड आई आर। ये तो वी आर बी निकालना है, आई आर कहाँ है, ये है आई आर, वी आर बी निकाल लीजिए। तो वी आर बी कहाँ होगा, वी आर बी का मतलब ये वोल्टेज आर और बी के बीच में वोल्टेज निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, वी आर बी कैसे निकालेंगे, वी आर बी निकालेंगे वी आर एन में से वी बी एन घटा देंगे, वी आर एन माइनस वी बी एन कर देंगे। वी आर एन कहाँ है, यहाँ है वी आर एन, देखिए ये है वी आर एन, वी बी एन को घटाना है इसमें से, वी बी एन कहाँ है, वी बी एन यहाँ है, दिस इज वी बी एन। तो वी बी एन को घटाना है तो वी बी एन का जो फेजर है उसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे इधर, उतनी ही लंबाई का फेजर यहाँ खींच दिया, ये तो ये हो गया माइनस वी बी एन। लेंगे एम्पलीट्यूड इसका, तो माइनस लेंगे, माइनस का मतलब इसकी दिशा इधर कर दी तो माइनस वी बी एन हो गया। अब इसका वी आर एन और वी बी एन का अब रिजल्टेंट ले लीजिए, दोनों का मान कितना है, इसका मान है वी फेज, क्योंकि ये फेज वोल्टेज है, दिस इज वी फेज, यहाँ तक फेज वोल्टेज है, ये क्या है वी फेज, ये भी फेज वोल्टेज है, ये क्या है वी फेज, ये भी फेज वोल्टेज है, तो ये फेज वोल्टेज है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड है वी फेज, वी आर एन का मैग्नीट्यूड कितना है, वी आर एन का मैग्नीट्यूड भी वी फेज है। ये टोटल एंगल 180 डिग्री था, ये एंगल 120 डिग्री है, ये एंगल, तो ये एंगल कितना होगा टोटल, ये टोटल एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। रिजल्टेंट जाएगा बीच से, क्योंकि दोनों के मान बराबर हैं, वी फेज, तो रिजल्टेंट जाएगा एकदम बीच से, ये जो आएगा फेजर यही होगा वी आर बी। और ये जो वी आर बी है ये है लाइन वोल्टेज, इसको बोलते हैं लाइन वोल्टेज, दिस इज वी एल। लाइन वोल्टेज क्या होता है कि इन्हीं दो लाइन के बीच में जो वोल्टेज होता है आर लाइन और बी लाइन, इनके बीच में जो वोल्टेज होगा इसको कहेंगे लाइन वोल्टेज, वी एल लाइन वोल्टेज। तो वी आर एन माइनस वी बी एन ये है वी एल है, ये तो वी एल है। अब तो इसकी जगह वी आर बी की जगह पे क्या लिख देंगे, वी आर बी की जगह पे लिख देंगे वी एल, क्योंकि ये लाइन वोल्टेज है, दिस इज लाइन वोल्टेज, यहाँ से यहाँ तक लाइन वोल्टेज है। मान के कितना निकालेंगे, ये आ गया वी एल, वी आर बी इंटू आई आर क्या है, ये लाइन करंट है, इसकी जगह पे लिख देंगे आई एल इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वी आर बी एंड आई आर। वी आर बी क्या है, कहाँ है, यहाँ है, आई आर कहाँ है, आई आर यहाँ है,
इनके बीच में एंगल, एंगल इनके बीच में एंगल का मतलब किस एंगल की बात हो रही है? VRB और IR के बीच में जो एंगल है उस ये है, ये एंगल है, दिस एंगल, दिस। तो ये टोटल एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। और ये एंगल कितना है? ये एंगल है फाई। तो जो बचा हुआ एंगल है ये वाला, ये एंगल कितना होगा? 30 माइनस फाई। तो यहाँ लिख दीजिए cos 30 माइनस फाई, यही एंगल है, ये एंगल बिटवीन VRB एंड IR। ये कितना होगा? 30 माइनस फाई। ये मिल गया, मिल गया, ये कैलकुलेट हो गया। तो W1 की रीडिंग कितनी आएगी? वाट मीटर पहला कितना पढ़ेगा? पहला वाट मीटर पढ़ेगा VL IL cos 30 माइनस फाई। ये याद रखिएगा, ये आप याद रखिएगा कि पहला जो वाट मीटर है W1 वो कितना रीड करेगा? पहला वाट मीटर रीड करेगा VL IL cos 30 माइनस फाई। तो ये वाट मीटर जो है W1 ने कितना पढ़ा? VL IL cos 30 माइनस फाई। अब देखिए W2 कितना पढ़ेगा? ये वाला वाट मीटर कितना पढ़ेगा? W2 ऐसे ही निकाल लीजिए उसको भी, VI cos फाई। तो V क्या है यहाँ पे? इसका लाइन देखिए, ये पोटेंशियल कॉइल के क्रॉस वोल्टेज कितना है? ये है V। तो यहाँ V का मान कितना है? VYB। Y और B के बीच में जो वोल्टेज है यही है V। इसके पोटेंशियल कॉइल में वोल्टेज कितना लगा है? इतना लगा है, इतना। VYB इंटू करंट कितनी है इसमें? इसकी करंट कॉइल में करंट कितनी बह रही है? इसकी करंट कॉइल में करंट बह रही है इतनी, IY इंटू कॉस। इनके बीच में एंगल निकाल लीजिए, एंगल बिटवीन VYB एंड IY। ये तो निकाल लीजिए। VYB क्या है? ये लाइन वोल्टेज है, आपको पता है। VYB क्या है? लाइन वोल्टेज है, इसी को लाइन वोल्टेज बोलते हैं, किन्हीं दो लाइन के बीच में वोल्टेज होता है, इसको कहते हैं VL। IY क्या है? लाइन करंट है, इसको लिख दीजिए IL। कॉस एंगल बिटवीन VYB एंड IY। VYB कैसे निकालेंगे? जैसे अभी निकाला था हमने। VYB कैसे निकालेंगे? VYN माइनस VBN, इस तरह से निकालेंगे। VYN माइनस VBN, VYN माइनस VBN। VYN कहाँ है? VYN यहाँ है, दिस। ये VYN है, ये VYN है। माइनस VBN करना है, VBN को माइनस करना है तो उसका फेजर जैसे रिवर्स किया था वैसे कर दीजिए। ये हो गया माइनस VBN। ये अब इनके बीच में एंगल कितना है टोटल? इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री, 60 डिग्री है। अब रिजल्टेंट निकाल लीजिए, तो रिजल्टेंट जो है चला जाएगा बीच से, दोनों का रिजल्टेंट ये है VYB। ये है VYB, बीच से जाएगा मतलब 30 डिग्री इधर और 30 डिग्री इधर। 20 से क्यों गया? क्योंकि इसका मान भी V फेज है, इसका मान भी V फेज है। एंगल 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट 20 से जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर हैं दोनों के। अब ये 30-30 हो गया, तो अब एंगल निकाल लीजिए VYB और IY के बीच में। VYB यहाँ है, ये एंगल 30 डिग्री है। IY कहाँ है? IY यहाँ है, ये एंगल है फाई। तो टोटल ये एंगल पूछ रहे हैं हम, एंगल बिटवीन VYB एंड IY। ये तो ये हो जाएगा 30 प्लस फाई, कास 30 प्लस। ये हो गया W2 की रीडिंग। दूसरा वाट मीटर ने कितना पढ़ा? दूसरा वाट मीटर ने कितना पढ़ा? दूसरा वाट मीटर ने पढ़ा W2। उसका मान कितना आया? W2 का मान, W2 का मान आया VL IL cos 30 प्लस 5। ये मिल गया, ये पढ़ा इसने। पहले ने क्या पढ़ा? इतना पढ़ा। तो अब दोनों वाट मीटर की रीडिंग जोड़ डालिए, बीजगणितीय योग कर दीजिए।
तो दोनों वाट मीटर की रीडिंग जोड़ दीजिए। पहले वाट मीटर की रीडिंग कितनी आई थी? पहले वाट मीटर की रीडिंग आई थी VL IL cos 30 माइनस 5। दूसरे वाट मीटर की रीडिंग कितनी आई थी? दूसरे वाट मीटर की रीडिंग आई थी VL IL cos 30 प्लस 5। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। दोनों को जोड़ डालिए, दोनों को जोड़ने पर W1 प्लस W2 कर डालिए। तो यहाँ राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड में VL IL कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? cos 30 माइनस 5 प्लस cos 30 प्लस 5, ये हो जाएगा। अब यहाँ cos C प्लस cos D का फार्मूला लगा दीजिए। cos C प्लस cos D, इसका फार्मूला यहाँ लगा दीजिए। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा, आप सॉल्व कर लीजिए, तो ब्रैकेट में बचेगा √3 इंटू cos 5, ये बचेगा। सॉल्व कर लीजिए, आप देख लीजिए। तो दोनों वाट मीटर की रीडिंग का सम कितना आया? इसको गुणा कर दीजिए, तो दोनों वाट मीटर की रीडिंग का जो सम आया W1 प्लस W2, वो सम आया √3 VL IL इंटू cos 5, VL IL cos 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे ये पता चला कि दोनों वाट मीटर की रीडिंग जो है अगर जोड़ दी जाए, पहले वाट मीटर W1, दूसरे वाट मीटर की W2, दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना आया? कितना आया? √3 VL IL cos 5। और ये क्या होता है? ये होता है पावर। 3 फेस में पावर का ही फार्मूला होता है। तो ये जो पावर है √3 VL IL cos 5, यही है टोटल पावर इन 3 फेस। इसका मतलब दोनों वाट मीटर की जो रीडिंग है उनका जो सम किया गया, तो ये सम जो है किसके बराबर आया? टोटल पावर के बराबर आया। इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों वाट मीटर ने मिल करके इस तीनों फेस की पावर को रीड कर लिया है। कितना है तीनों फेस की पावर? √3 VL IL cos 5, और इतना ही दोनों वाट मीटर की रीडिंग का सम भी आ रहा है। इसका मतलब दोनों वाट मीटर ने मिल करके टोटल पावर को रीड कर लिया है। कोई भी पावर ऐसी नहीं है जो नहीं पढ़ी गई है या जिसको नहीं रिकॉर्ड किया गया है। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि दोनों वाट मीटर ने मिल करके टोटल पावर को पढ़ा है। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे? अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 है, दोनों को जोड़ दिया गया है। अब इक्वेशन नंबर 4 निकाल लीजिए। कैसे? W1 माइनस W2 कर लीजिए। इक्वेशन नंबर 4, W1 माइनस W2। देखिए W1 कितना आया था? अभी हमने लिखा था VL IL cos 30 प्लस 5, ये आया था। W2 कितना आया था? ये आया था VL IL cos 30 माइनस 5 आया था। दिस वाज इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 है। और जोड़ा था दोनों को तो कितना आया था? ये आया था √3 VL IL cos 5, ये आया था। ये इक्वेशन नंबर 3 है सपोज। अब इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को घटा दीजिए, W1 माइनस W2 कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो W1 माइनस W2 कितना हो जाएगा? VL IL कॉमन ले लीजिए, cos W1 कितना आया था? W1 cos 30 माइनस 5 आया था, W2 cos 30 प्लस 5 आया था। थोड़ा सा यहाँ करेक्शन कर लीजिए, 30 माइनस 5, इसको 30 प्लस 5 कर लीजिए। अब ठीक है। तो W1 माइनस W2 कर लीजिए, तो हो जाएगा cos 30 माइनस 5 माइनस cos
30 + 5, ये हो गया। यहाँ cos C माइनस cos D का फार्मूला लगा दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, तो आपको मिलेगा क्या, इसमें मिलेगा VL/IL sin phi मिलेगा। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 ये आ गया। तो इक्वेशन नंबर 4 में इक्वेशन नंबर 3 से भाग देने पर VL/IL sin phi अपान √3 VL/IL cos phi इक्वल टू W1 माइनस W2 अपान W1 प्लस W2। ये कैसे आ गया? इक्वेशन नंबर 4 में इक्वेशन नंबर 3 से भाग देने पर ऑन डिवाइडिंग 4 विथ 3, ये मिल गया हमको नया। तो इक्वेशन नंबर 4 में इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड करने पर ये आ गया। ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा tan phi अपान √3 इक्वल टू W1 माइनस W2 अपान W1 प्लस W2। तो tan phi इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan phi इक्वल टू √3 इंटू दिस। तो phi इक्वल टू कितना हो जाएगा? phi इक्वल टू tan इनवर्स दिस। तो cos phi कितना हो जाएगा? cos phi इक्वल टू cos tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 अपान W1 प्लस W2, ये हो जाएगा। तो इस तरह से पावर फैक्टर निकाल दिया हमने। तो दोनों वाट मीटर की रीडिंग अगर पता हो, पहले का W1 दूसरे का W2 अगर पता हो, तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए और इसका पावर फैक्टर निकाल लीजिए। लोड का पावर फैक्टर इस फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पावर फैक्टर इस तरह से निकाला जा सकता है। तो याद रखिएगा, ये पावर फैक्टर का फार्मूला भी है। तीनों फेस में जो हमने 2 वाट मीटर मेथड यूज किया, दोनों वाट मीटर की रीडिंग निकाल करके आप इस तरह से पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। और आप निकाल सकते हैं कि फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच में जो एंगल है वो कितना है, फाई भी निकाल सकते हैं, पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं। सो दिस फार्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या दोनों वाट मीटर हमेशा बराबर पढ़ेंगे या अलग अलग पढ़ेंगे? कौन सा वाट मीटर ज़्यादा पढ़ेगा और कौन सा वाट मीटर कम पढ़ेगा? तो ये देख लेते हैं। लेट अस सी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का प्रभाव क्या पड़ता है दोनों वाट मीटर पे? इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर। तो पहला इफेक्ट देख लीजिए। अगर पावर फैक्टर अगर मान लीजिए 1 हो, यानी फाई का मान 0 हो, तो क्या होगा? तो फाई का मान 0 रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ फाई का मान 0 कर दीजिए। फाई का मान 0 कर दीजिए, तो W1 का मान कितना आएगा? W1 का मान आ जाएगा W1 का मान आ जाएगा VL/IL cos 30। और इक्वेशन नंबर 2 में फाई का मान 0 रख दीजिए, तो W2 का मान कितना आ जाएगा? VL/IL cos 30। VL/IL cos 30, तो यानी दोनों का मान बराबर आ गया, सेम इक्वल। तो W1 इक्वल टू आएगा W2। कब ऐसा कब आएगा? व्हेन फाई 0 और cos फाई इज 1। यानी अगर लोड प्योर रजिस्टिव हो, प्योर रजिस्टिव लोड का मतलब आप समझते हैं, R R R। प्योर रजिस्टिव लोड हो अगर, तो वो cos फाई का मान 1 होगा और cos फाई का मान 1 होगा, माने फाई का मान 0 होगा। उस समय क्या होगा कि दोनों वाट मीटर बराबर पढ़ेंगे। W1 W2 दोनों बराबर होंगे। यानी अगर लोड की कुल पावर मान लीजिए अगर 1000 वाट है, अगर टोटल पावर अगर 1000 वाट है, इफ P इज 1000, तो W1 कितना आएगा? 500 और W2 कितना आएगा? 500।
दोनों वाट मीटर बराबर बराबर पढ़ते हैं। ऐसा कब कब करते हैं? जब लोड का पावर फैक्टर 1 हो, यानी कलांतर 0 हो वोल्टेज और फेज करंट के बीच में, यानी लोड प्योर रेजिस्टिव हो, तो दोनों वाट मीटर इक्वल पढ़ते हैं, एग्जैक्टली बराबर बराबर पढ़ते हैं। तो ये ऐसा होता है जब लोड प्योर रेजिस्टिव होता है या लोड का पावर फैक्टर 1 होता है। दूसरा देख लीजिए एक और कंडीशन, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में दोनों में फाई का मान रख दीजिए 60 डिग्री, 60 डिग्री रख दीजिए। केस नंबर 2, दोनों में 60 डिग्री रख दीजिए, तो W1 कितना आएगा? VL IL cos -30, और W2 कितना आएगा? VL IL cos, यहाँ पे कितना आएगा? 60 + 30 मतलब 90। ये cos 90 का मान 0 होता है, तो ये मान हो जाएगा 0। तो W2 कुछ नहीं आएगा, W2 का मान हो जाएगा 0। तो यहाँ पे जो भी रीडिंग करेगा केवल ये रीड करेगा, W2 तो 0 हो जाएगा, यानी कोई रीडिंग नहीं आएगी। तो आपको ऐसी सिचुएशन भी मिल सकती है कि दूसरा वाट मीटर ने तो कुछ रीडिंग ही नहीं दिया, पहला वाट मीटर ने तो बताया पूरा, दूसरे ने कुछ नहीं बताया, तो इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि सिस्टम गलत है या इसमें कुछ गड़बड़ी है। ऐसा तब भी हो सकता है जब लोड का पावर फैक्टर 0.5 हो, फाई का मान 60 मतलब cos 5.5। ऐसा अगर होगा तो एक वाट मीटर पूरा पढ़ेगा, दूसरा वाट मीटर कुछ नहीं पढ़ेगा। यानी अगर लोड की पावर टोटल 1000 वाट है ये, तो 1000 वाट में अगर रीडिंग लेंगे इस पावर फैक्टर पे 0.5 पे, तो ये 1000 अकेले बताएगा, और W2 जो है कितना बताएगा? 0। कोई वैल्यू नहीं आएगी यहाँ पे 0, और ये अकेले 1000 बताएगा टोटल पावर। तो ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि एक ही वाट मीटर पूरा पढ़े, दूसरा कुछ ना पढ़े। तो ये पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा पढ़ेगा कौन कम पढ़ेगा। एक कंडीशन और देख लीजिए लास्ट, वो है फाई का मान यहाँ पे रख दीजिए, फाई का मान रख दीजिए यहाँ पे 90 डिग्री। तो cos फाई का मान कितना होगा? cos फाई का मान होगा 0। तो फाई का मान 90 रख दीजिए, तो कितना आएगा? W1 इक्वल टू कितना आएगा? VL IL cos -60, 90 30 -90 तो -60 हो जाएगा। W2 कितना आएगा? VL IL cos 120। इसको सॉल्व करेंगे तो एक आएगा W1 इक्वल टू -W2 आएगा, मतलब दोनों एक दूसरे के ऋणात्मक, एक ऋणात्मक आएगा और दूसरा धनात्मक आएगा, दोनों बराबर आएंगे लेकिन एक का धन आएगा एक का ऋण आएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि दोनों वाटमीटर पढ़ेंगे इक्वल बट अपोजिट, दे रीड इक्वल बट अपोजिट, अपोजिट पढ़ेंगे अपोजिट। तो अपोजिट पढ़ेंगे तो क्या होगा? अपोजिट पढ़ेंगे तो क्या होगा? एक का भागेगा माइनस में, एक का भागेगा प्लस में, एक का जाएगा ऋण दूसरे का जाएगा धन। तो इसके लिए क्या करेंगे फिर? जिसका ऋण जाएगा उसका क्या करेंगे फिर? कैसे रीडिंग निकालेंगे? तो इक्वल और अपोजिट जाएगा तो इसका मतलब जो पावर होगी P वो आएगी, पहले का W आएगा दूसरे का -W आएगा, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो पावर फैक्टर भी तो 0 है, तो पावर फैक्टर अगर लोड का 0 है, cos फाई 0 है, तो पावर कुछ भी होगी तो 0 ही हो जाएगा, पावर तो 0 ही होगी। तो पावर 0 हो जाएगी, तो इस कंडीशन में क्या होगा? दोनों वाटमीटर इक्वल पढ़ेंगे और अपोजिट पढ़ेंगे, और जब सम करेंगे तो सम करेंगे तो 0 हो जाएगा। एक ने पढ़ा +500 और दूसरे ने पढ़ा -500, तो सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि एक वाटमीटर और दूसरा वाटमीटर दोनों एग्जैक्टली इक्वल पढ़ें, तो इस कंडीशन में टोटल पावर 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों इक्वल और अपोजिट पढ़ रहे हैं।
तो ये ऐसी सिचुएशन मिल सकती है आपको देखने को कि एक वाट मीटर कुछ ना पढ़े, दूसरा फुल पढ़े, या एक वाट मीटर दोनों वाट मीटर इक्वल इक्वल पढ़ें, या एक वाट मीटर धन जाए दूसरा ऋण जाए। तो अगर एक धन जाता है, मान लीजिए W1 धन जाता है, W1 पॉजिटिव जाता है, W2 निगेटिव जाता है इन केस, तो W2 की रीडिंग क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। तो माइनस वाली रीडिंग क्या कैसे निकालेंगे हमने आपको बता दिया है, ये टर्मिनल इंटरचेंज कर देंगे, सी और वी इंटरचेंज कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे वी जोड़ देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे सी जोड़ देंगे। तो ये वैल्यू धन आ जाएगी, लेकिन जो धन आएगी केवल रीडिंग निकालने के लिए आएगी, उसको हम फिर यहाँ माइनस करेंगे क्योंकि वो एक्चुअल में प्लस नहीं है। या चाहें तो हम सी भी रिवर्स ना करें, हम चाहें तो यम और यल आपस में इंटरचेंज कर दें, यम यहाँ है यल यहाँ है तो यल को इधर जोड़ देंगे, यम को इधर जोड़ देंगे, तो भी जो है टार्क उल्टा लगेगा, वैल्यू प्लस मिल जाएगी और आप ये वैल्यू ले लीजिए। अगर अगर W1 माइनस में आया तो क्या करेंगे, यही क्रिया वहाँ कर देंगे। तो जो भी माइनस में जाएगा उसकी रीडिंग निकालेंगे इधर को उल्टा करके और उसको क्या करेंगे माइनस चिन्ह के साथ में लेंगे। इस तरह से 2 वाट मीटर मेथड वर्क करता है। इसमें पावर भी निकाल लिया, पावर फैक्टर भी निकाल लिया, फाई भी निकाल लिया, और हमको ये पता चल गया कि अलग अलग फेज एंगल पे अलग अलग पावर फैक्टर पे ये वाट मीटर दे डोंट रीड सेम, वैल्यू सेम नहीं आती है दोनों की वैल्यू अलग अलग आती है। ये डिपेंड करता है किस पे, W1 ज़्यादा होगा या W2, ये डिपेंड करता है पावर फैक्टर पे, या ये डिपेंड करता है फाई पे, फाई कलांतर। तो ये पावर फैक्टर का फार्मूला है, याद रखिएगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन 2 वाट मीटर मेथड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।